जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मैं जो कि सोशल साइंस पढ़ाता हूं। आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में भी आ गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं, उसको रिवीजन करा देते हैं, यानी फिर से एक बार बता देते हैं कि हम लोग जो है पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, और नहीं पढ़े हैं आप तो जा करके पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे संसाधन पढ़े थे। ठीक है, और संसाधन यानी कि उसमें देखिए संसाधन सेवा क्षेत्र में, यानी कि जो कहने का मतलब है कि सेवा किस प्रकार से संसाधन है, मनुष्य किस प्रकार से संसाधन है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रथम नंबर में हम देख लेते हैं, यानी 1 नंबर में देखे थे उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। 2 नंबर में देखे थे लोग उपयोगिता के आधार पे, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और 3 नंबर में जो था 3 नंबर, उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें था स्वामित्व के आधार पे, उत्पत्ति उपयोगिता स्वामित्व, यानी कि अब संसाधन को बांट दिया गया, फिर उसका क्या किया, उपयोग किया गया, उसके आधार बांट दिया गया, और फिर क्या किया गया, स्वामित्व, यानी किसी का अधिकार भी होना चाहिए संसाधन पे। तो उस वर्ग में लोग 4 वर्गों में बांटे, उसके आधार पे किसके, तो स्वामित्व के आधार पे। तो उसमें कौन कौन था, व्यक्तिगत, सामुदायिक और क्या था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 था। उसके बाद था 4 नंबर में जो हम लोग पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, विकसित यानी विकास की स्थिति के आधार पे। तो उसमें जो था संभावी संसाधन था, विकसित संसाधन था, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ये जो है 4 संसाधन हम लोग पढ़े थे, 4 संसाधन। ठीक है, तो ये तब तो हम लोग पढ़ चुके थे। और आज के जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, कभी सुने भी नहीं होंगे, और सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला यानी कि उसमें हम लोग, उसके बाद जो आता है संसाधन नियोजन, देखिएगा उसके बाद आता है संसाधन नियोजन। देखिएगा इसका कहने का मतलब क्या है, संसाधन नियोजन लिख करके डैश दिए, और इसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। देखिए संसाधन नियोजन मतलब होता है संसाधन का मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, यानी कम से कम उपयोग करेंगे, वही क्या होता है संसाधन नियोजन। समझिएगा कैसे, हम आपको क्या करें, कोई एक संसाधन दे, सपोज कीजिए आपको कोयला दे दिए। ठीक है, कोयला क्या एक प्रकार का संसाधन है, आपको ये बात पता है। और क्या करें, हम कोयला आपको दे दिए। ठीक है, इसका अविवेकपूर्व आप दोहन करिए, उपयोग किए। ठीक है, दोहन किए, उपयोग किए, तो ये क्या, ये तो एक ऐसा पल आएगा जब ये क्या हो, समाप्त हो जाएगा। तो क्या इसका जो है उपयोग आप फ्यूचर में कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, हम एक लिमिट में बना करके, लिमिट बनाएंगे उसका। ठीक है, एक रणनीति बनाएंगे, यानी कि लिमिट में उसका उपयोग करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी उसका प्रयोग हम कर सकें। ठीक है, तो उसका कम से कम उपयोग करेंगे, यही क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है। बस ये छोटा सा बात है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसका हम विवेकपूर्वक उपयोग करेंगे, ना कि अविवेकपूर्वक। ये क्या होता है, हमारा संसाधन नियोजन होता है। अब बताइएगा, देखिए एक चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, महाराष्ट्र यानी झारखंड, देखा इसमें आता है, किस में, तो संसाधन नियोजन में आता है। देखिएगा झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, और क्या हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड जो है किस संसाधन के मामले में अमीर है। ठीक है, या दूसरे भाषा में देखिए कैसे पूछेगा, झारखंड किस संसाधन, यानी कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, झारखंड में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, मध्य प्रदेश में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, छत्तीसगढ़ में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, यानी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, खनिज और कोयला। सबसे पहले खनिज, और उसके बाद क्या है, कोयला।
कोयला। ये क्या है, दो संसाधन है, कौन कौन, तो खनिज और कोयला, जो छत्तीसगढ़ में यानी झारखंड में भी है, ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। और ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कोई जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 2 नंबर में जो है आपसे क्या पूछेगा, 2 नंबर में देखिएगा, अब बिहार में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर में जो हम चल रहे हैं बिहार में, ठीक है। तो यानी बिहार में कौन से संसाधन संपन्न है, यानी बिहार के पास जो है कौन कौन सा संसाधन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार में जो संसाधन है, चूना पत्थर और पाइराइट। चूना पत्थर समझिएगा, चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। चूना पत्थर एवं पाइराइट समझिएगा यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार को आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। एक क्या होता है, चूना पत्थर और पाइराइट होता है, ठीक है। चीज़ों को मिला लीजिएगा। और देखिए बिहार में, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो बताइएगा चूना पत्थर या पैराइट। तो जो आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा, उसको आप लाइक कीजिएगा, उसको आप भर दीजिएगा, ओके। अब देखिए ये पाइराइट है ना, पाइराइट इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। पाइराइट को क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना, याद रखिएगा, मूर्खों का सोना, ठीक है। पाइराइट को बोलते हैं मूर्खों का सोना। इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो ये जो पाइराइट होता है, पाइराइट देखिएगा, लोहा और सल्फर का मिश्रण होता है। जैसे हम पानी जो होता है, जल, वो क्या होता है, जल में क्या होता है देखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार ये पाइराइट जो होता है, आयरन और सल्फर का मिश्रण होता है, ठीक है। आयरन और सल्फर का यौगिक होता है, यानी कि मिल करके ये बना होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्लियर, ये तो 2 चीज़ क्लियर हो गया। अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में देखिएगा, अब चलते हैं कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से संसाधन यहाँ पे क्या है, प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन है, यहाँ पर क्या है, जल ज़्यादा मात्रा में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जल है। तो ये क्या है कि इस संसाधन के मामले में जो है ये क्या है, अमीर है। और ये बिहार क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट के मामले में अमीर है। और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड ये क्या है, कोयला और खनिज के मामले में क्या है, अमीर है। अमीर है आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। अब देखिए एक और आता है कि राजस्थान में कौन कौन से संसाधन है। तो वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर लिखना चाहेंगे हम, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कौन कौन सा संसाधन है। देखिएगा ये आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा भैया कि ये आपको भूलना नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन से संसाधन है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या है, 2 संसाधन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आगे हम लोग समझेंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इससे क्या करेंगे, यहाँ से कौन कौन से तकनीक लगा कर के इससे क्या प्राप्त करेंगे, जल संसाधन से क्या प्राप्त करेंगे, इससे क्या प्राप्त करेंगे और इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसका उपयोग क्या है, इस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा संसाधन नियोजन। पहले आप जान गए कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधन नियोजन जो होता है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि कम से कम मात्रा में उसका उपयोग करें, वो क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है। और संसाधन नियोजन में यदि आए तो ये क्या है, ये जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, कोयला और खनिज। ये क्या किया है, ये यहाँ पर देखिए कि कोयला और खनिज का जो है विवेकपूर्वक क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, इसलिए इसके पास ये है। हमारे बिहार की बात करें तो चूना पत्थर और पाइराइट, इन दोनों का क्या कर रहा है, ये बिहार जो है कम मात्रा में यानी विवेकपूर्वक उपयोग कर रहा है, इसलिए क्या अभी तक कायम है।
और बात चले अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्या है, जल संसाधन यहाँ पे कम मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, यानी विवेकपूर्वक उपयोग कर रहा है। यदि ये अविवेकपूर्वक उपयोग करता तो इन सब के पास संसाधन नहीं होता। एक चीज़ सोचिएगा कि यदि फिर यही संसाधन इसके पास क्यों है, यही संसाधन इसके पास क्यों नहीं है, और कोई संसाधन क्यों नहीं है इसके पास, तो उस संसाधन के बता दिया आपको कि उस संसाधन का जो है उपयोग अविवेकपूर्वक से कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, इसके पास से खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। समझ में आया? तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया है, यानी अविवेकपूर्वक से उपयोग किया, इसलिए इसके पास समाप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा आता है क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं क्या, भारत में संसाधन नियोजन। ये तो पढ़ लिए संसाधन नियोजन, अब पढ़ते हैं भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कन्फ्यूज में रह जाते हैं, पढ़ जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन नियोजन क्या होता है और भारत संसाधन नियोजन क्या होता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए भारत में ये यदि यहाँ से पूछा जाए कि संसाधन नियोजन क्या होता है, तो ये तो होता है कि विवेकपूर्वक उपयोग करें। लेकिन भारत में बात की जाए, तो भारत में बात की जाए तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, देखिएगा इसका मतलब क्या है। देखिए भारत में संसाधन नियोजन का बात करें तो जो है ये संसाधन को देखिए विभिन्न देश में पहले जाएंगे, विभिन्न से देशों में जाएंगे, फिर वहाँ पे जो संसाधन होगा उसको पहचान करने के लिए क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, यानी पता लगाएंगे, उसका पहचान करने के लिए उसका पता लगाएंगे। समझ आया? यदि हम आपसे बोले कि इसका जो है इस मार्कर का आप क्या कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसके बारे में पता लगाइएगा, उसके बाद ही तो सर्वेक्षण कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। अरे पहचान सबसे पहले किए, उसके बाद से इसका सर्वेक्षण किए ना, तो वही होता है कि विभिन्न देशों में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि इन संसाधनों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण करेंगे, संसाधन को पहचानने के लिए सर्वेक्षण करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला आता है, क में आता है कि संसाधन को, देखिएगा इसको जो ये जो है 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो संसाधनों के पहचान के लिए सर्वेक्षण करना। ठीक है, सर्वेक्षण। ओके, ये क्या होता है, विभिन्न से देशों में जाएंगे, संसाधन को पहचानने के लिए क्या करेंगे, उसका पता लगाएंगे। ठीक है, सर्वेक्षण मतलब पता लगाना। ठीक है, अब चलते हैं क्या, ख नंबर, यानी कि 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए क्या है कि संसाधन को तो आप पता लगा लिए, कि पता लगाने के बाद एक मानचित्र तैयार करेंगे। क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करेंगे और संसाधन के गुण और मात्रा के आधार पर इसको क्या करेंगे, मापन या आकलन करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि संसाधन को पहचानने के लिए उसका सर्वेक्षण किए, फिर करेंगे सर्वेक्षण उपरांत, यानी सर्वेक्षण करने के बाद, पता लगाने के बाद वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे ये करेंगे कि उसका पहले मानचित्र तैयार करेंगे। आपसे बहुत से फिल्म में क्या होंगे, देखे होइएगा कि कोई किसी को मारना रहता है तो क्या करते हैं लोग, बड़ा सा साम्राज्य रहता है, उसको मारने के लिए क्या करते हैं लोग, उसका पहले एक मानचित्र निकालते हैं लोग, और मानचित्र निकालते हैं लोग, उसके बाद देखते हैं लोग उसमें जाने का रास्ता कहाँ से है, यानी कि मेरे आदमी जो है उसमें प्रवेश कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, मानचित्र लाते हैं, उसके बाद से उस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, वहाँ पे एंट्री करते हैं, यानी कि हमला करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम सबसे पहले उसका सर्वेक्षण करेंगे, तो सर्वेक्षण करने के बाद क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, और मानचित्र बनाने के बाद गुण और मात्रा के आधार पर इसको क्या करेंगे, आकलन कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वेक्षण उपरांत देखिएगा, सर्वेक्षण प्रांत क्या किए, सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना, मानचित्र तैयार किए, उसके बाद से गुण
गुणात्मक यानी गुण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक गुणात्मक एवं मात्रात्मक के आधार पर इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे, के आधार पर आकलन करना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पता लगाए, पता लगाने के बाद मानचित्र तैयार किए, मानचित्र तैयार करने के बाद इसके आधार पर क्या किए, इसको काउंटिंग कर लिए। देखिए तो अब देखिएगा कि एक चीज़ आपको बता दें कि सर्वेक्षण, सबसे पहले देखिए पता लगाएंगे खनिज कहाँ पर है। तो खनिज पता लगाने के लिए विभिन्न से देशों में जाना होगा और वहाँ पे जब गए तब पता चला कि बोर्ड से हम लोग क्या किए, प्रयास किए, सर्वेक्षण किए, पता लगाए, तो पता चला कि हिमालयी क्षेत्र में क्या है, खनिज है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में क्या है, खनिज है। तो कब पता चला, तो उसको कब पता चला कि खनिज है, तो देखिएगा वहाँ पे पता लगाए, वहाँ पर गए, सर्वेक्षण किए, तब पता चला कि क्या है, हिमालय क्षेत्र में खनिज है। तो सबसे पहले कर दिए, उसके बाद उसको क्या करें, संसाधन बनाने के लिए, उपयोग करने के लिए उसका मानचित्र तैयार करेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक के आधार पर आकलन कर लेंगे। यानी उसका गुण क्या है, मात्रा क्या है, उसका गुण क्या है, कितने मात्रा में है, इसके आधार पर एक आकलन तैयार कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि संसाधन नियोजन, संसाधन योजना को मूर्त रूप, ठीक है, संसाधन को, यानी यहाँ पर लिखिए संसाधन को मूर्त रूप देना। ओके, इसका कहने का मतलब देखिएगा, संसाधन को मूर्त रूप देना, यानी कि जब पता लगा लिए, आकलन कर लिए, उसके बाद संसाधन को मूर्त रूप देना, यानी उपयोग करने के लिए धरातल पे लाना। मूर्त रूप का मतलब क्या होता है, धरातल पे लाना। अब उपयोग करेंगे, देखिए पता लगा लिए, सर्वे, जब इसका जो है ये सब इतनी सारी क्रियाएं जब कर लिए, तब क्या किए कि संसाधन का मूर्त रूप देंगे, यानी धरातल पे लाएंगे। जब तक लाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, कि संसाधन वही होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, अन्यथा वो संसाधन नहीं है जो हमारे यानी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता है। बस ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए एक और आता है, उसके बाद इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद, देखिएगा इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद क्या करेंगे, राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के मध्य क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास यहाँ पे लिखते हैं, संसाधन विकास योजना के बीच संबंध रखना। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या किया, इसका पता लगाए, मानचित्र तैयार किए, गुणात्मक और मात्रात्मक के आधार पर आकलन कर लिए, आकलन करने के बाद मूर्त रूप दिए। और मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास योजना, मतलब कि यदि संसाधन है तो इसको हम धरातल पर जब लाएंगे तो हमारे राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, यातायात करेंगे, यानी बेचेंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा और अपने राष्ट्र का जो है विकास करेंगे। ठीक है, और संसाधन विकास में यदि वहाँ से लाएंगे तो हमारे यहाँ संसाधन होगा, तो संसाधन में भी विकास होगा, और जब संसाधन में विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक संसाधन नहीं होगा, जब तक संसाधन में विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र का विकास नहीं होगा। सपोज कीजिए कि यदि हम या आप कहीं दूसरे जगह न कमाने जाए तो हमारे जेब का पैसा जो है खर्च हो जाएगा। जब तक हमारा विकास नहीं होगा, खुद का विकास नहीं होगा, तब तक अपना विकास, परिवार का विकास कैसे करेंगे। जब परिवार का विकास नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, गांव का विकास नहीं होगा, गांव का ना होगा तो पंचायत गांव ऐसे करके होगा ना, यानी बड़े स्तर पर। इससे क्या होगा कि हमारा जो है राष्ट्र ही पीछे
चला जाएगा। तो सपोज कि यानी अब तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि संसाधन का विकास करेंगे उसके बाद ही क्या होगा, राष्ट्र का विकास संपन्न हो पाएगा। ठीक है, ये बस इतना जो है बात आपको याद हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारत में संसाधन नियोजन का मतलब होता है क्या कि अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और संसाधन क्या किया, सर्वेक्षण किए, पता लगाना, जाएं और पता लगाना। पता लगाने के बाद क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करने के और गुण और मात्रा के आधार पर क्या करेंगे, उसका आकलन कर लेंगे और आकलन करने के बाद क्या करेंगे, तो उसका उपयोग के लिए, संसाधन के उपयोग के लिए मूर्त रूप देंगे, यानी कि उपयोग के लिए धरातल पे ला दिए और लाएंगे। तो बताइए हमारा संसाधन में विकास तो होगा, और जब संसाधनों में विकास होगा तो राष्ट्रों में काहे नहीं विकास होगा, बताइए काहे नहीं विकास होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब इसे हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, नहीं हमारे पास ज़्यादा होगा, हम बेचेंगे, पैसा मिलेगा और पैसा से क्या करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। ये था क्या, भारत में संसाधन नियोजन का लॉजिक। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये देखिए ये वाला है, इसमें क्या है थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोलिए इतना बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग थोड़ा सा। और एक चीज़ बताइए, अपवर्जक क्षेत्र। ठीक है, अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि हमने वहाँ पर बताना भूल गया था, तो मिला लीजिएगा। अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है, तो 200 किलोमीटर के, ठीक है, 200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्जक क्षेत्र। 200 किलोमीटर देगा या फिर एनएम देगा, आपको बता दिए हैं, न्यूट्रिकल माइल। ठीक है, 200 किलोमीटर एनएम देगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अपवर्जक क्षेत्र होता है किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को, 200 किलोमीटर की दूरी को क्या कहते हैं, अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, यहाँ से देखिएगा संसाधनों का संरक्षण। देखिए अब तो क्या कि सबसे पहले जान गए संसाधन क्या होता है, कितने वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए संसाधन का संरक्षण कर लिए, विवेकपूर्ण उपयोग कर लिए, और विवेकपूर्ण उपयोग करने के बाद पूरे देश में भी पता लगा लिए, यानी भारत में पता लगा लिए कि संसाधन है या नहीं है। ठीक है, तो पता तो लगा लिए, आपको हमने बता दिया कैसे पता लगाना है। ठीक है, आप भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कहाँ, तो विभिन्न देशों के क्षेत्र में जा करके। ओके, अब चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, अब देखिए तो उपयोग तो कर लिए, लेकिन उपयोग किए तो ये भी तो जरूरी है, संसाधन का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण मतलब होता है कि संसाधन को बचाना, समझ लिया, संसाधन को बचाना ही क्या होता है, संसाधन का संरक्षण होता है। तो संसाधन नियोजन में जो हम लोग पढ़े थे क्या कि विवेकपूर्ण उपयोग, लेकिन देखिए यही होगा यहाँ पर भी। देखिए इसमें क्या होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर और ऐड करना है। क्या हम लोग क्या पढ़े थे, संसाधन नियोजन, यहाँ पर था संसाधन नियोजन, तो विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे थे। लेकिन समझिएगा यहाँ पे थोड़ा छोटा सा बात है, समझिएगा कि संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने क्या क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सामाजिक, सबसे पहला सामाजिक आर्थिक, सब आपको चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा मत। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय शब्द को थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ठीक है, इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय इतनी समस्याओं को जो है जन्म देता है। हम क्या बताएं आपसे कि संसाधनों का संरक्षण जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि यदि संसाधन का जो अविवेकपूर्ण उपयोग किए तो क्या करेगा, ये संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय जैसी समस्याओं का जन्म देगा। अब समझिएगा कैसे, लॉजिक समझिए। संसाधन के यदि हम क्या करिए, अंधाधुंध क्या करिए, उपयोग करने लगे तो सबसे पहले देख सामाजिक
अब आपको बोले कोई संसाधन है उसका जो है समाज, यानी कि देखिए सामाजिक संसाधन है, तो सामाजिक जो संसाधन होगा यानी सामुदायिक संसाधन, उस पर क्या करें कि समाज के सभी लोग उसका क्या करें, उपयोग करने लगे, समाज के सभी लोग उसका उपयोग करने लगे। जैसे में देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि क्या होता है कि एक टैंक बन रहा है, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, देखिएगा एक सरकार की ओर से क्या हो रहा है कि एक टैंक बन रहा है। टैंक बोले तो जो पानी गिराया जाता है, हौदा नाम सुने होंगे, उसका क्या बन रहा है। तो देखिए ये कनेक्शन जो होता है इसमें 9 गो घर होएगा ना, 9 या 10, उसका एक ही कनेक्शन एक में गिरेगा, यानी कि एक हौदा जो होगा वो क्या होगा, एक इसमें गिरेगा, यानी कि और ये जो है किसी एक व्यक्ति के ही द्वार पे लगेगा, यानी एक व्यक्ति के जमीन में क्या होगा, ये जो हौदा है वो लगेगा और इसमें 9 गो घर का क्या होगा, पानी इसमें गिरेगा। लेकिन देखिए ये क्या होगा कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा, समझिएगा, सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा। हालांकि इसका संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन ये संरक्षण क्या होगा, इसका अविवेकपूर्ण, समझिएगा कैसे। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है कि दिन भर में 20 लीटर पानी इसमें गिरा रहे हैं, 20 लीटर पानी गिरा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं बी, ये क्या कर रहे हैं, 1 लीटर ही इसमें पानी गिरा रहे हैं पूरे दिन भर में। ये क्या कर रहे हैं, 20 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं, यानी गिरा रहे हैं इसमें, और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 लीटर ही पानी इसमें गिरा रहे हैं। कहाँ, तो टैंक में। अब समझिएगा, अब ये जब भर जाएगा, ये क्या होगा, भर जाएगा, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बी भाई साहब क्या बोलेंगे कि आप 20 लीटर पानी गिराते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और हम कम गिराते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा। क्यों, तो सफाई के लिए, इसका सफाई भी तो जरूरी है। तो ये अब बताइए, ये बोलेंगे कि आप भी यूज कर रहे हैं, ये भी बोलेंगे आप भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बी भाई है, ये भी बोलेंगे कि आप भी यूज कर रहे हैं, ये बोलेंगे, दोनों आदमी के लिए बोलेंगे आप भी यूज कर रहे हैं तो आप भी दीजिए, यानी सेम बराबर पैसा दीजिए। तो क्या बोलेंगे कि आप कम ज़्यादा गिराते हैं आप दीजिए, ये बोलेंगे आप कम, हम ज़्यादा गिराते हैं हम क्यों दें। तो यहाँ पे क्या होगा, झगड़ा होगा, यानी सामाजिक क्या होगा, झगड़ा होगा, यानी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगा। ये तो है कि सामाजिक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर में नहीं गिर रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, इसमें झगड़ा जो है सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसका बचाना भी हालांकि जरूरी है, लेकिन ये सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। और आर्थिक, इसका अविवेकपूर्ण उपयोग किया जा रहा है ना, ये तो ज़्यादा कर रहे हैं कि अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि इसमें यदि हम मान लेते हैं कि इसमें आपको दिन भर में 2 लीटर पानी ही इसमें गिराना है, और ये कितना गिरा दिए, 20 लीटर। तो ये बताइएगा कि ये अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं या फिर विवेकपूर्वक, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो भाई व्यक्ति है, ये अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका लिमिट है कि प्रत्येक घर से 2 लीटर पानी ही इसमें गिराया जाएगा, जबकि ये भाई जो क्या कर रहे हैं 20 लीटर गिरा रहे हैं, ये तो विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं क्योंकि 1 लीटर गिरा रहे हैं और ये 20 लीटर। तो ये क्या कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे संसाधन संरक्षण में ये क्या होगा, भाग नहीं ले पाएगा, ये इसके दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे समस्याएं जो है सामाजिक समस्याओं का जन्म देगा। आपको हम बता दिए कि कैसे देगा, तो आप समझ गए। अब देखिए आर्थिक समस्याओं को कैसे ये जन्म देगा, आर्थिक स्थिति पर भी इसका क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक समस्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्थिक समस्या कहने का मतलब क्या है कि देखिए अब ये तो क्या हुआ कि इसको जो भर गया, तो हो सकता है कोई मिडिल क्लास है तो इसके सफाई के लिए पैसा उसके पास न हो, ऐसा नहीं है कि हमारे जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, जिस धरातल पे, जिस भूमि पर हम जिस गांव में घर में रह रहे हैं, वहाँ पे सभी लोग एक समान ही है। कोई उतार चढ़ाव, यानी कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो वैसा सब लोग एक समान न हो सकता है कि इनके पास ये भाई है, इनके पास पैसा हो इसलिए ज़्यादा गिराते होंगे, और ये बोलते होंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए कम गिराते होंगे, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इतने दिन बाद हमको इतना रुपया देना पड़ेगा, तो कहाँ से देंगे यदि ज़्यादा गिराएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इनका तो आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और इनका है, इसलिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, यानी अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बोलेंगे कि आप कहीं से दीजिए, ये क्या करेंगे, ये नहीं समझेंगे बात को कि जो छोटा है, जो कम है, कमजोर है, उसको क्या करें, साथ लेकर के चले। ये क्या करेंगे, उसे प्रेशर देंगे, तो आर्थिक स्थिति को भी ये क्या करेगा, कमजोर करेगा। और पर्यावरणीय समस्याओं को कैसे जन्म देगा, तो मान के चलिए कि ये क्या है, पेड़ है, और ये पेड़ क्या है, सार्वजनिक है। सपोज कीजिए कि पेड़ है तो उसका क्या करें, कटाई कर दे,
कटाई कर दें। संरक्षण में हम जो लोग चल रहे हैं, ठीक है, अविवेकपूर्ण उपयोग पर चल रहे हैं, ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग पर जस्ट आएंगे, ठीक है, घबराइएगा मत, विवेकपूर्ण पर जस्ट आएंगे, क्योंकि ये जो बात चल रही है अविवेकपूर्ण उपयोग पर चल रहा है। तो इसका क्या करें कि हमें काम है क्या, एक डाली काटने का। एक मान लीजिए हमको पेड़ से क्या करना है, एक ही डाली काटना है, और हम क्या किए, पेड़ का जो है 10-15 डाली काट दी या फिर पेड़ को काट दिए। तो अब बताइए कि अपने आवश्यकता से भी ज़्यादा हम लोग क्या किए, उसका उपयोग कर लिए, आवश्यकता से ज़्यादा भी उसका उपयोग कर लिए। तो ये क्या होगा, एक तो पेड़ समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से, तो समाप्त होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फल वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि पेड़ पौधे से, वन से क्या होता है, जड़ी बूटियाँ भी तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, कहाँ से आएगा, जब तक ये जो है पर्यावरण में वन पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। तो ये क्या होगा, आप तो समझ गए हो कि पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म देता है। अब देखिए, अब करें कि इस का हम लोग क्या करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें तो क्या करेगा, सामाजिक स्थिति को जन्म नहीं, सामाजिक जो समस्या है उसको जन्म नहीं देगा। विवेकपूर्ण उपयोग करें तो आर्थिक स्थिति को भी क्या करेगा, ये भी समस्याओं को जन्म नहीं देगा, और पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म नहीं देगा। तो इसमें यही आता है कि संसाधन का जो है, संसाधन हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए जो है संसाधन अति महत्वपूर्ण है, संसाधन के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है कि अविवेकपूर्ण इसका उपयोग नहीं करना है। यदि अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं तो इतनी सारी समस्याओं को जो है जन्म दे रहा है, और इसका जो है अविवेकपूर्ण उपयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, अविवेकपूर्ण यानी विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए एक नीति बनाना होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि ये क्या, एक टैंक बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको प्रत्येक घर पर अलाउ कर देना है कि 2 लीटर है, इसमें क्या करना है, आपको जल प्रवाहित करना है, दूषित जल इसमें क्या करना है, प्रवाहित करना है। तो ये क्या होगा, एक नीति बनाएंगे, और जब नीति बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसी समस्याओं को जन्म नहीं देगा। ओके, ये सब इतना था आपके बात। बोलिए आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। चलिए, ये तो समझ गए संसाधनों का संरक्षण पर। सबसे पहले कि संसाधन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं तो इतना सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक आता है नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान। यह जो है, इसको जो है किसने चलाया था, नर्मदा बचाओ अभियान, तो मेघा पाटेकर, ठीक है। मेघा पाटेकर जी जो है ये नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। समझिएगा नर्मदा बचाओ अभियान का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये आज से कई वर्षों पहले, यानी कि जब ये थे कौन, मेघा पाटेकर, तो इनके समय में क्या था कि सरकार जो है डैम बना रहा था। तो डैम से बिजली उत्पादन होता है। आपको पता है ये क्या होता है कि ये जो डैम होता है बड़े बड़े विशाल नहर के पास लगाए जाते हैं, या फिर जहाँ से काफ़ी जल का धारा बहता है वहाँ से लगाया जाता है। ये क्या होता है, ऊंचे स्तर पर लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई पे लगाया जाता है। अब मान के चलिए, ये देखिए इनका विरोधी क्यों थे, ये इसका विरोधी क्यों थे, अब समझिएगा। मान के चलिए कि ये नहर है, और इसमें क्या है, लगातार पानी चल रहा है, यानी कि जल यहाँ से प्रवाहित होते जा रहा है, ठीक है, होते जा रहा है। अब समझिएगा यहाँ पर क्या करें, डैम बना दे, तो ये क्या होगा, इतना तो ब्लॉक हो जाएगा। अब इधर देखिए खूब तेजी में पानी मार रहा है, खूब तेजी में प्रेशर से पानी ऐसे मार रहा है, क्योंकि देखिए जब पानी आता है नहर में तो बहुत तेजी से होता है, उसमें आप जाइएगा तो आपको भी दहा ले जाएगा। ये तो हमारे गांव में आता है तो नॉर्मल पानी आता है, थोड़ा सा स्पीड उसका कम होता है, लेकिन बड़े बड़े जब आप नहर में जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, उसका लहर बहुत तेज होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये नर्मदा बचाओ अभियान गवर्नमेंट यानी सरकार लगा रहा था वहाँ पर डैम, ठीक है। तो ये मेघा पाटेकर आंदोलन किए कि इसको आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, तो ठीक है, इसका तो प्रेशर का, ये देखिए यहाँ से हम हटा देंगे तो पानी को रोकने के लिए तो कोई यहाँ पे साधन है नहीं, पानी तो सीधे निकल जाएगा। लेकिन समझिएगा यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे ब्लॉक कर दें तो इसका प्रेशर भी घट जाए, यानी प्रेशर तो ज़्यादा होगा लेकिन जो पानी का जो धारा होगा वो कम हो जाएगा। और जब कम होगा
कम होगा तो ये क्या, ये पनिया क्या होगा, नहरिया से बाहर आएगा, नहर से बाहर निकल कर चला आएगा, और जब बाहर आएगा तो इधर तो बस्ती है, इधर तो लोग रह रहे हैं, इधर आसपास लोग रह रहे हैं, फसल है, जीव जंतु हैं, तो ये क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि मेघा पाटेकर जी जो हैं इनका गाँव हो, इधर इधर बस्ती हो सकता है बस्ती हो, और जब बस्ती रहेगा तो क्या होगा, कृषि भी होगा, वहाँ पे कृषि होगा, पशुपालन भी होगा, कई प्रकार के क्या होगा, संसाधन होगा। इसलिए ये क्या होगा, जब पानी आएगा तो ये तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट होगा। ये एक बाढ़ के समस्या में आएगा कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो इसलिए क्या करें, बाढ़ न आए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये डैम जो है बन रहा था, इस पर इन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया, पानी सीधे निकल जाए और पानी हम लोगों के क्षेत्र में न बहे, जिससे क्या होगा कि हमारे संसाधनों को, हमारे जीव को, यानी हमें, हमारे जीव जंतुओं को क्या हो, नुकसान न पहुंचे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस अभियान को इन्हें रोक दिया। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो ये मेघा पाटेकर जी चलाए थे, यानी किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये मेघा पाटेकर जी के अध्यक्षता में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का आप लोग नाम सुने होइएगा, नहीं सुने हो गए तो सुन लीजिएगा। और चिपको आंदोलन क्या है, इसको किसने चलाया था, इस चीज़ को भी आप क्या कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आता है क्या, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन समझिएगा, इसको किसने चलाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इस अभियान को, इस आंदोलन को चलाया था। समझिए चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा, चिपको आंदोलन यदि नाम पड़ा तो क्यों नाम पड़ा, इस नाम के पीछे उद्देश्य क्या है, समझिएगा। चिपको आंदोलन समझिए, एक सरकार जो था, आप लोग पुष्पा फिल्म देखे होइएगा, पुष्पा फिल्म में क्या था कि पेड़ों की कटाई हो रहा था। ठीक है, और वहाँ पे क्या था कि लकड़ी का सेलिंग हो रहा था, काट करके सेलिंग हो रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब पेड़ ही समाप्त हो जाएगा, उसमें सरकार हालांकि वहाँ पे रोक लगा रहा था, यहाँ पे इसमें क्या है कि सरकार जो है पेड़ को काटने का अधिकार दे। वहाँ पे क्या था कि जो सरकार था, यानी पुलिस वगैरह था, वो क्या था, रोक रहा था। जो पुष्पा फिल्म में था वो क्या था कि पुलिस रोक रहा था, पेड़ नहीं कटना चाहिए। तो क्या था, वो उसका जो हीरो था वो क्या कर रहा था, पेड़ को काट रहा था और बेच रहा था, यानी कि उसका वो क्या करता, यानी कि कहने का मतलब कि वो एक समझ लीजिए कि बेचने वाला, वो अपना एक रोजगार खोल रखा था। ठीक है, तो पेड़ों को काटेगा, बेचेगा, उसे आय प्राप्त होगा। ठीक है, और वो अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा। तो वैसे क्या होता कि यहाँ पर सरकार जो एक ठेकेदारों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया कि यहाँ को जो है पेड़ आप काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिए यहाँ का पेड़, तो भाई कुछ ज़रूरत पड़ा होगा सरकार को, इसलिए वो क्या कर रहा होगा, पेड़ को काट रहा होगा, समझिएगा। तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ये बहुत से अच्छा काम किए कि इन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, यानी चिपको आंदोलन जो था नाम क्यों पड़ा, तो पेड़ को काटने जा रहे थे ठेकेदार, और ये लोग क्या किए कि पेड़ को जकड़ लिए, पेड़ को जकड़ लिए। लोग एक संगठन बनाए और क्या किए, पेड़ को जकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए। अब ये लोग बोले कि आप पेड़ को काट रहे हैं तो सबसे पहले हमें काटना होगा, पेड़ को यदि नष्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें नष्ट करना होगा, पेड़ को क्या कर रहे हैं आप, मार रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मारना होगा, उसके बाद से आप पेड़ को काट सकते हैं। तो क्या हुआ, गांव के सभी लोग गए और सभी पेड़ को क्या किए, जकड़ लिए। और जकड़ लिए तो आप बताइए कि इतने सारे लोग आकर के एक साथ पेड़ों को जकड़ ले, तो फिर ठेकेदार को तो पेड़ को नष्ट करने से रोकना होगा, और सरकार को भी रोकना होगा, क्योंकि सरकार उसको क्या था, इजाज़त दिया था कि आपको पेड़ों को काट दीजिए। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये एक अभियान चलाए, यानी कि ये हेड थे। ठीक है, ये हेड थे, ये नेता थे, इस अभियान, इस आंदोलन के क्या थे, ये नेता थे। तो आपसे पूछेगा कि चिपको आंदोलन किन की अध्यक्षता में चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ अभियान किसके अध्यक्षता में चलाए गए थे, किसने चलाया था, तो ये चलाए थे मेघा पाटेकर, इसको आप याद रखें। चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा, या फिर पूछेगा कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो ये आप बता दीजिएगा कि सरकार जो था, देश की जो सरकार था, वो बड़े बड़े ठेकेदारों के सौंप दिया था कि आप पेड़ों को काट दीजिए। तो जब
मजदूरों को जब पता चला कि पेड़ों यहाँ से कट रहा है, तो देखिए पेड़ कटेगा तो हमारे लिए ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम हो तो फिर हम लोग क्या होंगे, मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन मरेगा, तो उस क्षेत्र में जितने लोग रहेंगे वही मरेंगे, क्योंकि वहाँ का जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल जो होगा वहाँ के कम हो जाएगा, तो फिर वहीं के लोग मरेंगे। इसलिए वहाँ के लोग जो है ये क्या कि आंदोलन चलाए। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम हो रहा है तो आपको भी रोकना है, क्योंकि उससे पड़ोसी को तो बाद में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको, सबसे पहले आपको पहुंचेगा और ज़्यादा आपको पहुंचेगा। हालांकि धीरे धीरे सब पर पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप उससे प्रभावित होइएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि चिपको आंदोलन, आपसे पूछेगा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो बता देगा कि सरकार जो था ठेकेदारों को सौंप दिया था कि पेड़ों को काटना है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये क्या कि पेड़ों को रोकने पे, यानी कि पेड़ों को जकड़ लिए लो और बोला कि पेड़ों को नहीं काटना है, यदि पेड़ को काटना चाहते हैं तो हमें काटना होगा, हमें मारना होगा, उसके बाद आप पेड़ों को काट सकते हैं। ये सारी समस्याएं जो थी चिपको आंदोलन थी। आगे इसके बारे में बहुत, ये 5 नंबर में आप यदि आपसे पूछे तो 5 नंबर कैसे लिखेगा, 2 नंबर में कैसे लिखेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इतना है तो आप लोग इतना जान लीजिए, ओके। तो चलिए एक आते हैं महात्मा गांधी जी तो क्या बोले थे, उनके कथन तो आप लोग समझ गए, पढ़ लिए। चलिए महात्मा गांधी जी जो थे वो उनका कथन देखिएगा, वो कहते थे कि मनुष्य जो है लालची है, मनुष्य क्या है, लालची है, बहुत लालची है, ठीक है, स्वार्थी है और लालची है, समझिएगा। तो देखिए अब मनुष्य जो है लालची है, कैसे, स्वार्थी है कैसे, समझिएगा। तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरों को क्षति पहुंचा रहा है, दूसरों को हरास कर रहा है, दूसरों को बर्बाद कर रहा है, दूसरों को मार रहा है। जैसे बोले तो मुर्गा, आप अपना पेट भरने के लिए मुर्गा को आप मार रहे हैं, बकरी को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, मछली को मार रहे हैं, ठीक है, हम भी मार रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी आप लोग कैटेगरी में हैं कि हम भी क्या है, इसी धरती के प्राणी है, हम कोई दूसरे जगह से नहीं आए हैं, अभी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग क्या है, यानी पूरे मनुष्य जो है बहुत लालची है, और लालची के साथ साथ क्या है, स्वार्थी भी है। अपना स्वार्थ है, अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दूसरों क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। ये गांधी जी कह रहे हैं, इनका ये विचार है, ठीक है, इनका ये विचार है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखिएगा कि संसाधनों का, देखिए अत्यधिक क्या कर रहा है, अत्यधिक तकनीक का विकास कर रहा है, देखिएगा। अब देखिए किसी के यहाँ घर बन रहा है, ठीक है, घर बन रहा है, तो वह क्या है, सबसे पहले था कि 20 गो मजदूर जाएंगे, मसाला बनाएंगे, दिन भर पहले उसको बांधेंगे, छरिया वगैरह जो भी चीज़ें बांधेंगे, फिर बांस लगाएंगे, और बांस लगाने के बाद हो सकता है कि इसी में 2-3 दिन लग जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए 2-3 दिन लग गया, फिर उसको ढालने में, मसाला बनाएगा, उसको ढालेगा, तो फिर इसमें कितना दिन, मान के चलिए कि इन सारी क्रियाओं में जो है कितना दिन, 1 मंथ का समय लग गया, यानी 30 दिन लग गया। अब समझिए हम टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया, यानी तकनीक का विकास कर दिए। तो तकनीक में क्या, जो काम वहाँ 30 दिन में मजदूर कर रहे थे वो क्या किया, 1 दिन में संपन्न कर दिया। जो 30 दिन में किया, 20 मजदूर मिल करके उस 20 मजदूर का काम क्या किया, 1 मशीन कर दिया 1 दिन में। तो अब बताइए 20 आदमी का मजदूरी रोजगार ले गया कि नहीं ले गया, तकनीक। तो अपने स्वार्थ के लिए जो है दूसरों को क्या कर रहा है, हरास पहुंचा रहा है। इस प्रकार से भी ये बोले थे कि तकनीक के भी अत्यधिक तकनीकी में विकास कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मनुष्य लालची है और दूसरों को हरास पहुंचा रहा है, ठीक है। इतना सब चीज़ें थी, बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब समझिएगा इसमें आता है, इसको मिटाते हैं यहाँ से, और छोटा सा बात है इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको मिटाते हैं, और इसमें आता है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। हालांकि यहाँ पे देखिए एक और बात आता है, सतत विकास की अवधारणा, सतत, इसके बाद पढ़ लेते, इसके बाद समझ लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी तीनों को ये हम अभी जस्ट समझ लेते हैं। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, ये था बात, ये एक टॉपिक है, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास का मतलब समझिएगा,
सतत विकास का मतलब होता है कि हम संसाधनों का ऐसे मात्रा में उपयोग करें, यानी संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि हम ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी जो है इसका लाभ ले सके। क्या इसका लाभ ले सके, समझिएगा कैसे, ये समझिए कि मान के चलिए कि कोयला संसाधन ले ले, ठीक है। कोयला एक प्रकार का संसाधन है, आपको पता है कोयला एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। तो हम कोयला को ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मिल रहा है कोयला के, ठीक है। आपका मन नहीं, चलिए खनिज को ले रहे हैं, यहाँ से खनिज को ले रहे हैं। आप बोलेंगे कि हर एग्जाम्पल में आप इसको क्या कर रहे हैं, इसी को क्यों घसीट रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे खनिज को ले रहे हैं, ठीक है, या फिर पैसा को ले रहे हैं। पैसा को समझिएगा, पैसा ले लीजिए या खनिज ले, ठीक है, कोई भी एक संसाधन इसमें से यहाँ से आप ले लीजिए। तो चलिए इसका क्या करें हम, उपयोग जो है अनाधून करें, अनाधून करें, अनाधून करें, ठीक है। यानी इसको क्या करें, खनिज का खूब निकाले खर्च करें, निकाले खर्च करें। पैसा को क्या करें, खूब खर्च करें। हमारे जेब में जब तक पैसा है तब तक इसको खूब खर्च करें, खूब मन चाहे अनलिमिटेड में इसका उपयोग करें, अनलिमिटेड इसका उपयोग करें। तो हमारे जेबुआ में क्या होगा, पैसा रहेगा, बताइए रहेगा, नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा, जब हमारे पास भी नहीं रहेगा या फिर हम कमाने नहीं जाएंगे, नहीं कमाएंगे, तो क्या होगा, हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा वो क्या होगा, गरीबे ना होगा, गरीबे ना होगा। देखिए हम लोग काम करते हैं तो क्यों काम करते हैं, हमारे पिताजी क्यों काम करने जाते हैं, तो अपनी पीढ़ी के ध्यान में रखते हैं। क्योंकि हम नहीं कमाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे वो अशिक्षित होंगे, और अशिक्षित होंगे तो उनकी बहुत सी समस्याओं से जो है गुजरना पड़ेगा। वो क्या होगा कि यदि हम नहीं कमाएंगे तो मेरे पास पैसा नहीं होगा तो पढ़ेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये यहाँ से नहीं आएगा। आप लोग देखे होइएगा कि आपके क्षेत्र में जो कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र में कोई मिडिल क्लास लोग होंगे या फिर गरीब घराने के जो लोग होंगे, उनके देखिएगा या तो उनके पिताजी या फिर उनके दादाजी जो काम नहीं करते होंगे, वो क्या होगा, वो नहीं कमाने जाते होंगे, तो वो क्या होंगे, वो काफ़ी गरीब होंगे, ऊपर घर नहीं बन पाया होगा, कहीं पैसा के अभाव के कारण उनका बच्चा जो है नहीं पढ़ पा रहा होगा, या फिर क्या, तो वो अच्छा वस्त्र नहीं धारण कर रहा होगा, अच्छा वस्त्र नहीं पहन पा रहा होगा, और क्या बोले, अच्छा वस्त्र नहीं पहनेगा, अच्छा शिक्षा नहीं लेगा, अच्छा उसका चिकित्सा नहीं होगा, अच्छा कोई बीमारी होगा तो उसको क्या होगा, इसके कारण वो क्या होगा, अपना जो है इलाज नहीं करा पाएगा। ठीक है, सतत विकास के अवधारणा में अब समझिएगा। तो सतत विकास के मतलब यही होता है कि संसाधनों का हम ऐसे मात्रा में उपयोग करें कि वर्तमान की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ ले सके। अब आपसे अभी बताएं कि कोयला का जो है खूब उपयोग करें, खनिज का खूब उपयोग करें, कोई भी संसाधन उसका खूब उपयोग करें, तो क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होगा तो क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाली पीढ़ी क्या इसका लाभ ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। फिर उन लोगों को क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये तो हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आप खुद से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास पैसा ना हो तो आप पे क्या स्थिति, यानी आप पर कौन सी समस्याएं गुजर रही होगी। यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हम संसाधन को जो है अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होगा तो ये वाला विकास जो होगा नहीं हो पाएगा, और ये नहीं होगा तो ये, इसका कहने का ही मतलब है कि आज के ही नहीं बल्कि आने वाले समय को भी ध्यान में रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं क्या, अब बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का बात करते हैं तो समझिएगा। 1 नंबर में चलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये देखिए ये कब हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था 3 जून से, यानी 3 से 14 जून और 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में है, इसको याद करिएगा, ब्राज़ील में कौन है, तो रियो डी जेनेरो जो है, रियो डी जेनेरो, ये क्या है,
ये क्या है, ब्राज़ील में है। आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आपसे पूछा जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, तो ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। और जो है इसमें 178 देश के जो है प्रतिनिधित्व इसमें भाग लिए थे। इसमें क्या किए थे, 178 देशों के प्रतिनिधित्व जो है इसमें भाग लिए थे। इसको भी आप, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसमें से कहीं भी से भी पूछा जा सकता है। तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, या इसमें ये देखिए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में देगा या फिर ये देगा। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो देगा या फिर ब्राज़ील देगा। तो अब घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो है रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक देगा, तो आप किसी एक को चूज कर लीजिएगा। ओके, या फिर ये दोनों देगा तो ये ब्रैकेट में देगा, यानी कि ये यहाँ पड़ता है, आप समझिएगा। जैसे आप लिखते हैं ना गोपालगंज बिहार, अपने एड्रेस लिखने के बाद लिखते हैं गोपालगंज बिहार, यानी गोपालगंज कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। वैसे ही रियो डी जेनेरो जो कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पे। अब यहाँ पे कब आते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन समझिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का मतलब, इसको और नीचे लिखते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। समझिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 23 से 27 जून, 23 से 27 जून। और ये कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। 1997 में, 23 से 27 जून 1997 में। और ये कहाँ हुआ था, तो न्यू यॉर्क में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। या इसको क्या बोलते हैं, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है इसको बोलते हैं, इसको +5 सम्मेलन, 5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं किसको, तो द्वितीय क्षेत्र को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो या फिर बोले कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, या बोले कि +5 पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। इन +5 सम्मेलन कब हुआ था, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। या फिर +5 सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसको आप याद कर लीजिएगा। दोनों बात क्या है, इसी को दूसरा नाम है, ये इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पे आते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें यहाँ से, चलिए मिटाते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पे आते हैं। तीन नंबर में क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ये देखिए, ये कब हुआ था, देखिएगा ये कब हुआ था, तो 10 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, 10 वर्ष बाद हुआ था। तो ये कब हुआ था, 26 अगस्त 26 अगस्त को, और 26 अगस्त से 4 सितंबर 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था, 2006 में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है 150, समझिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है 200 प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसमें 200 प्रतिनिधित्व, 200 देश, कहने का मतलब है कि देश से लगभग 2000 मिस्टेक हो गया, 2000 जो है प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। ओके, 2000 प्रतिनिधित्व जो है भाग लिए थे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और
क्या है कि इसमें जो है कोई ये तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। और ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जो भूगोल में आप इसको क्या कीजिएगा, याद रख कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कीजिएगा आप लोग याद कर ली। एक भी चीज़ देखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता पर हुआ था। इसके लिए ये क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्या हुआ, आपको ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, आपको क्लियर कर लेना है। और इसमें जो क्वेश्चन है इसको आप याद कर लेना है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो आपको नहीं बताया गया हो, जितना पढ़ाया गया है उसी में से ये जो है प्रश्न आपके चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा आप कवर यानी कि समझ लीजिएगा। और नहीं आएगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहने वाला कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से प्रश्न में दिक्कत है। आपको उस प्रश्न का आंसर जो है हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न में दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास चला जाएगा और उसको सबसे पहले लाभ आप ले सकेंगे। ठीक है, और मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसमें क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बहुत ही विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और वहाँ पे क्या होगा, धमाल मचाया जाएगा। ठीक है, तो बाय।